चीन कभी भी दक्षिण चीन सागर को क्यों नहीं छोड़ेगा? क्या यह सच में उनका ही इलाका है? इस समुद्र में ऐसा क्या है और इतने सारे देश इसके लिए क्यों लड़ रहे हैं? इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले चलिए नक्शे को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और चीन के बीच एक बहुत बड़ा समुद्र है, जिसे दक्षिण चीन सागर कहा जाता है। पहली नजर में यह समुद्र का एक साधारण हिस्सा ही लगता है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे द्वीप, रीफ्स और चट्टानें हैं, जिन पर कई देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दक्षिण चीन सागर के हिस्से पर दावा करने वाले मुख्य देशों में चीन, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई शामिल है। इंडोनेशिया और चीन के बीच भी नातुना द्वीपों के पास समुद्र के एक हिस्से को लेकर विवाद है। नातुना द्वीप इंडोनेशिया का हिस्सा है, लेकिन इसके चारों ओर के समुद्र का एक हिस्सा भी दक्षिण चीन सागर में चीन के बड़े दावे में शामिल है। लेकिन आखिर समुद्र के बीच में ये छोटे छोटे द्वीप और रीफ इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि खुद जमीन ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब किसी देश का किसी द्वीप पर अधिकार होता है, तो उसे उसके चारों ओर के समुद्र के हिस्से पर भी अधिकार मिल सकता है। असल में इसके कुछ हिस्सों के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस भी है, और सबसे बढ़कर ये उन सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है जहां से जहाज एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में उत्पाद और सामान ले जाते हैं। इसलिए जब दक्षिण चीन सागर की बात होती है, तो सिर्फ छोटी छोटी द्वीपों की ही लड़ाई नहीं होती। इसमें आसपास के देशों का खाना, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार और सुरक्षा भी शामिल है। आज सबसे बड़े सवालों में से एक ये है कि आखिर चाइना दक्षिण चीन सागर के इतने बड़े हिस्से पर दावा क्यों कर रहा है? क्या ये पूरा इलाका सच में उनका है? इसे समझने के लिए हमें उस समय में लौटना होगा जब समुद्र में आधुनिक सीमाएं नहीं बनी थीं। कई सदियों तक चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के कई मछुआरे और व्यापारी साउथ चाइना सी से होकर गुजरते रहे हैं। वे समुद्र का इस्तेमाल मछली पकड़ने और विभिन्न जगहों पर सामान पहुंचाने के लिए भी करते थे। ये व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग था, जो चीन से दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य जगहों पर सामान ले जाते थे। इस बात के भी सबूत हैं कि चीनी व्यापारी बहुत समय से साउथ चाइना सी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसका एक उदाहरण सेल्डन मैप है, जो एक पुराना चीनी नक्शा है, जिसे 1600 के शुरुआती दौर में मिंग राजवंश के समय बनाया गया था। इस नक्शे में उन रास्तों को दिखाया गया है जिन पर जहाज चीन से दक्षिण पूर्व एशिया के अलग अलग हिस्सों में जाते थे। इस नक्शे में चीन के तट को दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और इंडोनेशिया से जोड़ने वाले कई समुद्री मार्ग भी दिखाए गए हैं। यह दिखाता है कि चीनी व्यापारी साउथ चाइना सी से अच्छी तरह परिचित थे और वे लंबे समय से व्यापार के लिए इस समुद्र का उपयोग कर रहे थे। पुराने नक्शे में साउथ चाइना सी के कुछ द्वीप भी दिखाए गए हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सिर्फ इसलिए कि कोई द्वीप पुराने नक्शे में दिखाया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि नक्शा बनाने वाला देश उस द्वीप का मालिक है। उन दिनों साउथ चाइना सी के ज्यादातर छोटे द्वीप और रीफ्स को महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में नहीं देखा जाता था। इनमें से कई बहुत छोटे हैं, कुछ तो सिर्फ समुद्र से निकले हुए पत्थर भर हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पानी के बढ़ने पर डूब जाते हैं, और ज्यादातर में कोई स्थायी निवासी नहीं है। कुछ जगहों का इस्तेमाल मछुआरे और नाविक सिर्फ मछली पकड़ने, आराम करने या खराब मौसम में शरण लेने के लिए करते हैं। कुछ द्वीपों में पुराने मिट्टी के बर्तन, सिक्के और अन्य चीजें भी मिली हैं। ये दिखाता है कि इस इलाके से लोग बहुत पहले से गुजरते आ रहे हैं, और असल में दक्षिण चीन सागर का इस्तेमाल सिर्फ चीनी लोग ही नहीं करते थे। यहाँ से वियतनामी, मलय और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य लोग भी बहुत पहले से गुजरते आ रहे हैं। इसलिए पहले दक्षिण चीन सागर का इस्तेमाल जहाजों के रास्ते और मछली पकड़ने की जगह के तौर पर किया जाता था। उस समय यह भी साफ नहीं था कि इन छोटे छोटे द्वीपों पर किस देश का अधिकार है। यह सब तब बदल गया जब यूरोपीय देश दक्षिण पूर्व एशिया में आए। 19वीं सदी में जब फ्रांस ने वियतनाम और उसके आसपास के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, तो इन जगहों को फ्रेंच इंडो चाइना कहा गया। क्योंकि फ्रांस का वियतनाम पर नियंत्रण था, उसने दक्षिण चीन सागर में कुछ द्वीपों पर भी दावा करना शुरू कर दिया। यहाँ के दो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं, पैरासेल द्वीप और स्प्रैटली द्वीप। पैरासेल द्वीप वियतनाम और चीन के बीच में स्थित हैं। स्प्रैटली द्वीप दक्षिण में हैं और इसमें कई छोटे छोटे द्वीप और रीफ शामिल हैं। 1930 के शुरुआती वर्षों में फ्रांस ने स्प्रैटली द्वीप के कुछ हिस्सों पर दावा किया, लेकिन चीन ने इसका विरोध किया। जब यह सब हो रहा था, उसी समय जापान एशिया में मजबूत हो रहा था। 1930 के दशक में जापान ने चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और अपनी सेना को मजबूत किया। जापान ने यह भी देखा कि दक्षिण चीन सागर के द्वीप बहुत महत्वपूर्ण हैं। भले ही ये द्वीप छोटे हैं, लेकिन सेना इन्हें हवाई जहाज और संचार के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए 1930 के दशक के अंत में
जापान ने दक्षिण चीन सागर के कई द्वीपों पर नियंत्रण कर लिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक जापान का इस क्षेत्र पर व्यापक कब्जा था। लेकिन 1945 में जापान हार गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए उसे उन द्वीपों और अन्य कब्जाए गए इलाकों को छोड़ना पड़ा। यहीं से नई समस्या शुरू हुई। अब जापान वहां नहीं था, लेकिन कई देशों ने दावा किया कि उन द्वीपों पर उनका अधिकार है। इनमें चीन और वियतनाम भी शामिल है। उस समय फ्रांस का भी दावा था, क्योंकि वह वियतनाम को नियंत्रित करता था। अगले वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों ने भी अपने अपने दावे किए। इसी वजह से साउथ चाइना सी पर विवाद और भी ज्यादा जटिल हो गया और यहीं से चीन का समुद्र पर बड़ा दावा भी सामने आने लगा। उस समय यहां सबसे पहले कदम उठाने वालों में से एक चीन था। लेकिन उस समय चीन में दो विरोधी गुट थे। पहला था रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे राष्ट्रवादी सरकार चला रही थी। उनके विरोधी थे माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट सेनाएं। भले ही उस समय सिविल वॉर चल रही थी, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार फिर भी ये दिखाना चाहती थी कि साउथ चाइना सी के द्वीपों पर चीन का अधिकार है। इसीलिए 1946 में उन्होंने पारासेल और स्प्रैटली द्वीपों पर अपने जहाज और अधिकारी भेजे। उन्होंने कुछ द्वीपों पर झंडा लगाया ताकि यह दिखाया जा सके कि चीन उन जगहों का दावा करता है। इसके बाद 1947 में रिपब्लिक ऑफ चाइना ने एक नया नक्शा जारी किया। इसमें साउथ चाइना सी में एक बड़ा यू आकार की रेखा देखी जा सकती है। इस रेखा में 11 डैश थे, इसलिए इसे 11 डैश लाइन कहा गया। इस रेखा के अंदर पैरासेल द्वीप, स्प्रैटली द्वीप और अन्य छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि चीन का दावा सिर्फ द्वीपों पर है या रेखा के अंदर के समुद्र के बड़े हिस्से पर भी है। 1949 में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट फोर्सेज ने गृह युद्ध में जीत हासिल की। उन्होंने मुख्य भूमि चीन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। हारी हुई राष्ट्रवादी सरकार ताइवान चली गई और रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जारी रही। बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने पहले की 11 डैश लाइन में से 2 डैश हटा दिए। इसी से इसकी सबसे प्रसिद्ध 9 डैश लाइन बनी। इस बीच वियतनाम भी बदल रहा था। ये इलाका लंबे समय से फ्रांस के नियंत्रण में था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनामी लोगों ने आजादी के लिए संघर्ष किया। 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश शासन समाप्त हो गया और वियतनाम उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में बंट गया। दक्षिण वियतनाम ने पारासेल और स्प्रैटली द्वीपों पर अपना दावा जारी रखा। ज्यादा समय नहीं बीता था कि फिलीपींस भी इस मुद्दे में शामिल हो गया। 1956 में एक फिलिपिनो व्यापारी और समुद्री कप्तान थॉमस क्लूमा अपने भाई और लगभग 40 लोगों के साथ स्प्रैटली क्षेत्र के द्वीपों और रीफ्स पर गए, जो पलावन के पश्चिम में है। क्लोमा ने कहा कि उन जगहों पर किसी सरकार की वहां स्पष्ट मौजूदगी या नियंत्रण नहीं था जहां वे गए थे। इसलिए उन्होंने उन द्वीपों पर दावा किया और उस जगह को फ्री टेरिटरी ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रिक्ट नाम दिया। उनके समूह ने अपने दावे को दिखाने के लिए द्वीपों पर नोटिस भी लगाए, लेकिन ताइवान, चीन और वियतनाम ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका भी उस जगह पर अपना दावा था। सितंबर 1956 में ताइवान ने स्प्रैटलीज के सबसे बड़े द्वीपों में से एक इतुआबा द्वीप पर सैनिक भी भेजे। सालों बाद क्लोमा ने इन द्वीपों पर अपना दावा फिलीपींस सरकार को सौंप दिया और 1978 में फिलीपींस ने आधिकारिक रूप से कालयान द्वीप समूह को पलावन का हिस्सा घोषित किया। बाद में मलेशिया और ब्रुनेई ने भी दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों पर अपना दावा पेश किया। इसलिए जैसे जैसे दावेदार देशों की संख्या बढ़ती गई, विवाद भी बढ़ता गया। अब सिर्फ छोटे छोटे द्वीपों की बात नहीं हो रही है, अब इसमें यह भी शामिल है कि इन द्वीपों के आसपास के समुद्र पर किसका अधिकार है, साथ ही वहां की मछलियों, तेल और प्राकृतिक गैस पर भी। और विवाद के सबसे बड़े कारणों में से एक चीन की 9 डैश लाइन है, क्योंकि इसमें साउथ चाइना सी का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। जब चीन का पुराना दावा 9 डैश लाइन बन गया, तो बाकी देश भी उन्हीं द्वीपों पर ज्यादा सक्रिय होने लगे। सिर्फ नक्शे पर दावा करना अब काफी नहीं था। इसके बजाय उन्होंने वहां सैनिक तैनात करने और सैन्य चौकियां बनाने की शुरुआत कर दी, ताकि दिखा सकें कि उन द्वीपों पर उनका असली नियंत्रण है। उदाहरण के लिए ताइवान ने ताइपिंग द्वीप पर सैनिक तैनात किए, जो स्प्रैटली द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। जैसे जैसे उस इलाके में सैन्य उपस्थिति बढ़ती गई, दक्षिण चीन सागर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता गया, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे व्यापारिक जहाज गुजरते हैं और इसमें बहुत सी मछलियां भी हैं, जो इसके आसपास के देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और 1960 और 1970 के दशक में देशों की रुचि और बढ़ गई, क्योंकि समुद्र के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस होने की संभावना थी। इसी वजह से कुछ देश उन द्वीपों की रक्षा करने में और भी आक्रामक हो गए, जिन पर वे दावा करते हैं। उस समय की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक 1974 में पारासेल द्वीप समूह में हुई थी। पारासेल द्वीप समूह के कुछ हिस्से उस समय दक्षिण वियतनाम के नियंत्रण में थे,
जबकि कुछ हिस्से चीन के पास थे। दोनों पक्षों ने जब अपने जहाज और सैनिक भेजे तो तनाव बढ़ गया। आखिरकार यह एक लड़ाई में बदल गया। दक्षिण वियतनाम हार गया और चीन ने पूरे पारासेल द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। तब से पारासेल द्वीप समूह चीन के नियंत्रण में बने हुए हैं, लेकिन वियतनाम अभी भी इन पर दावा करता है। इसके बाद दक्षिण चीन सागर में और भी ज्यादा सैन्य चौकियां बन गईं। अलग अलग देशों ने अपने कब्जे में मौजूद द्वीपों और रीफ्स पर सैनिक और सुविधाएं तैनात कर दीं। इसकी वजह से स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। जब दो देश एक ही द्वीप पर दावा करते हैं तो वहां तनाव पैदा हो सकता है अगर दोनों वहां अपनी सेना तैनात करना चाहें। जब दुनिया के अलग अलग समुद्रों में इस तरह की समस्याएं बढ़ने लगीं, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने समुद्रों पर हर देश के अधिकारों को लेकर और भी स्पष्ट नियम बनाए। यहीं से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि या अनक्लॉस की स्थापना हुई। यूएनसीएलओएस के तहत एक प्रादेशिक समुद्र होता है जो किसी देश के तट से 12 नॉटिकल मील तक फैला होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र या ईईजेड भी होता है जो 200 नॉटिकल मील तक जा सकता है। ईईजेड के अंदर किसी देश को प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होता है, जैसे कि मछली, तेल और प्राकृतिक गैस। अनक्लॉस महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नियम है कि समुद्र में हर देश का अधिकार कहां तक है। यहीं पर चीन के दावे को लेकर समस्या हुई। चीन की 9 डैश लाइन समुद्र के उन हिस्सों तक जाती है जो फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के भी करीब हैं। इसीलिए यह बहस शुरू हुई कि दक्षिण चीन सागर में चीन का अधिकार वास्तव में कहां तक है। और बात यह है कि भले ही अनक्लॉस आ गया हो, दक्षिण चीन सागर की समस्या खत्म नहीं हुई। अलग अलग देश अभी भी अपने अपने कब्जे वाले द्वीपों और रीफ्स पर चौकियां बना रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव चीन ने किया। करीब 2013 से चीन ने स्प्रैटली द्वीप समूह के कुछ रीफ्स को बड़ा करना शुरू किया। उन्होंने जहाजों का इस्तेमाल करके समुद्र के नीचे से रेत निकाली और उसे रीफ्स के ऊपर डाल दिया। इस तरह चीन ने और भी बड़े कृत्रिम द्वीप बना लिए। बाद में उन्होंने वहां रनवे, रडार, इमारतें और दूसरी सुविधाएं भी बनाईं। लेकिन अनक्लॉस में एक महत्वपूर्ण नियम है। सिर्फ इसलिए कि कोई देश एक कृत्रिम द्वीप बना ले, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे नया 200 नॉटिकल मील का विशेष आर्थिक क्षेत्र मिल जाएगा। कृत्रिम द्वीप वह द्वीप है जिसे इंसान ने बनाया या बड़ा किया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसे वही अधिकार नहीं दिए जाते जो एक प्राकृतिक द्वीप को मिल सकते हैं। और भले ही कोई जगह प्राकृतिक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अपने आप ही विशेष आर्थिक क्षेत्र मिल जाएगा। यूएनसीएलओएस के अनुसार अगर कोई चट्टान सामान्य मानव निवास या अपनी आर्थिक गतिविधि को सहारा नहीं दे सकती, तो उसे अपना 200 नॉटिकल मील का विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं मिलता। ये नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्प्रैटली द्वीप समूह में जिन जगहों को लेकर विवाद है, वे अधिकतर छोटी छोटी रीफ और चट्टानें ही हैं। इसी वजह से ये बड़ा सवाल बन गया है कि उन इलाकों में समुद्र का कितना बड़ा हिस्सा दावा किया जा सकता है। फिलीपींस के लिए यह समस्या गंभीर हो गई क्योंकि चीन की 9 डैश लाइन के कुछ हिस्से फिलीपींस के आईईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर तक पहुंचते हैं। इसीलिए 2013 में फिलीपींस ने यह मामला अनक्लॉस के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में ले गया। फिलीपींस ने ट्रिब्यूनल से यह फैसला करने के लिए नहीं कहा कि सभी द्वीपों का मालिक कौन है। मुख्य सवाल यह था कि अनक्लॉस के अनुसार प्रत्येक देश का समुद्र में क्या अधिकार है और क्या चीन के व्यापक समुद्री दावे कानूनी है। चीन ने इस मामले में भाग लेने से इनकार कर दिया। चीनी सरकार के लिए ट्रिब्यूनल को इस मामले पर फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है और इसे सीधे चीन और फिलीपींस के बीच बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। लेकिन मामला फिर भी जारी रहा। 12 जुलाई 2016 को ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया। फैसले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक 9 डैश लाइन से संबंधित था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि चीन को समुद्र के उन हिस्सों में जो अनक्लॉस द्वारा चीन को दिए गए अधिकारों से परे हैं, संसाधनों पर कोई विशेष ऐतिहासिक अधिकार रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है। ट्रिब्यूनल ने स्प्रैटली द्वीप समूह के विवादित क्षेत्रों की भी जांच की। स्प्रैटली द्वीप समूह में जिन द्वीपों और रीफ्स की उन्होंने जांच की, वे अपनी खुद की 200 नॉटिकल मील तक फैली ईईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि हर द्वीप किस देश का है। ये उस मामले के दायरे में नहीं आता था। ये फैसला समुद्र और संसाधनों पर अधिकार के बारे में था, अनक्लॉस के तहत, न कि द्वीपों के अंतिम स्वामित्व के बारे में। लेकिन चीन ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। आज तक चीनी सरकार कहती है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन की संप्रभुता और समुद्री अधिकार है, इतिहास और उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या के आधार पर। वे लगातार यह भी कहते हैं कि 2016 का मध्यस्थता फैसला मान्य नहीं है।
यहीं से समझ में आता है कि दक्षिण चीन सागर विवाद को सुलझाना इतना मुश्किल क्यों है। अनक्लॉज के तहत यह स्पष्ट नियम है कि किसी देश के समुद्र में अधिकार को कैसे मापा जाता है, लेकिन चीन के लिए उसके ऐतिहासिक दावे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जो वो इन द्वीपों और उन अधिकारों पर जताता है जिनका वो लंबे समय से इन क्षेत्रों से जुड़ा होना बताता है। इस बीच फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और अन्य देश भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और अपने अपने ऐतिहासिक और क्षेत्रीय दावों का इस्तेमाल अपने पक्ष की रक्षा के लिए करते हैं। इसी वजह से आज भी साउथ चाइना सी में ऐसे कई इलाके हैं जिन पर एक से ज्यादा देश अपना दावा करते हैं। और क्योंकि कोस्ट गार्ड, सैन्य जहाज और मछली पकड़ने वाली नावें एक ही इलाके में सक्रिय हैं, तो भले ही कोई युद्ध शुरू करना न चाहे, फिर भी तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर सिर्फ टकराव न हो तो क्या होगा? अगर जहाज, वाटर कैनन या ब्लॉकेज जैसी घटनाएं हों तो क्या होगा? अगर सच में फायरिंग हो जाए और कोई सैनिक मारा जाए तो क्या होगा? यहीं से समस्या और भी खतरनाक हो सकती है। अभी के लिए दक्षिण चीन सागर में ज्यादातर तनाव सीधे युद्ध की स्थिति में नहीं है। ज्यादातर समय तटरक्षक जहाज ही आमने सामने होते हैं। जहाजों को रोका जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, टक्कर होती है, जहाज बहुत करीब आ जाते हैं और कई बार जहाज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और लोग घायल हो जाते हैं। देश ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे दिखाना चाहते हैं कि वे किसी इलाके को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वे नहीं चाहते कि मामला तुरंत असली युद्ध तक पहुंच जाए। लेकिन इस तरह की व्यवस्था में एक समस्या है। जब बहुत सारे सशस्त्र जहाज और सैन्यकर्मी हमेशा एक छोटे से इलाके में आमने सामने होते हैं, तो कोई अनचाहा और अनियोजित हादसा हो सकता है। उदाहरण के लिए, दो जहाज आपस में टकरा सकते हैं। एक पक्ष सोच सकता है कि दूसरी तरफ ने जानबूझकर ऐसा किया है। कोई सैनिक गोली चला सकता है क्योंकि उसे लग सकता है कि उन पर हमला होने वाला है। और अगर कोई मारा जाता है तो दोनों सरकारों की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है। यहीं से वो शुरू हो सकता है जिसे एस्केलेशन कहा जाता है। इसका मतलब बहुत सीधा है। शुरुआत में समस्या छोटी होती है, फिर दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है, फिर एक और पक्ष जवाब देता है। इसी तरह लड़ाई बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि फिलीपींस और चीन के बीच कोई गंभीर घटना हो जाती है। फिलीपींस सरकार का एक जहाज दक्षिण चीन सागर में है। उसे एक चीनी जहाज ने रोक लिया, टक्कर हो गई, फिर गोलीबारी हुई और एक फिलिपिनो सैन्यकर्मी की मौत हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले फिलीपींस ये पता लगाएगा कि असल में हुआ क्या था। क्या हमला जानबूझकर किया गया था? क्या हमला करने वाले सैन्य बल थे? क्या वो कोस्ट गार्ड था? क्या सरकार की तरफ से कोई आदेश था? या फिर ये सिर्फ एक घटना थी जो वहां मौजूद लोगों के गलत फैसले की वजह से बढ़ गई? ये सवाल बहुत जरूरी हैं, क्योंकि फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच आपसी रक्षा संधि है। यह संधि 1951 में साइन की गई थी। इसके तहत दोनों देश मानते हैं कि अगर किसी एक पर सशस्त्र हमला होता है तो वह दूसरे के लिए भी खतरा बन सकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने पिछले कुछ सालों में साफ साफ कहा है कि यह संधि फिलीपींस की सशस्त्र सेनाओं, सरकारी जहाजों और विमानों, साथ ही साउथ चाइना सी में फिलीपींस कोस्ट गार्ड पर होने वाले सशस्त्र हमलों को भी कवर करती है। लेकिन एक बात है जो साफ होनी चाहिए, इस संधि का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई टकराव हो जाए तो अपने आप अमेरिकी फाइटर जेट्स भेज दिए जाएंगे और चीन के खिलाफ युद्ध शुरू हो जाएगा। पहले ये देखना जरूरी है कि जो हुआ है क्या उसे सशस्त्र हमला माना जा सकता है। इसका मतलब है कि पहले राजनीतिक और सैन्य फैसले लेने होंगे। ये फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच सलाह मशविरे से शुरू हो सकता है। अमेरिका वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा सकता है। वह इंटेलिजेंस, निगरानी, विमान, जहाज और अन्य सहायता भेज सकता है। फिलीपींस की सेनाओं को भी अतिरिक्त सुरक्षा दी जा सकती है। लेकिन अगर फिलीपींस की सेना या सरकारी जहाज पर साफ तौर पर हथियारबंद और गंभीर हमला किया गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर मदद करने का दबाव और बढ़ जाएगा, क्योंकि यही वजह है कि दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा संधि है। और यहीं पर स्थिति और गंभीर हो जाती है, क्योंकि चीन कोई छोटा देश नहीं है। इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इसकी नौसेना मजबूत है, इसके पास फाइटर जेट्स हैं, मिसाइलें हैं और चीन के पास परमाणु हथियार भी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक परमाणु शक्ति है और उसके पास भी बहुत बड़ी सेना है। इसलिए अगर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सीधे टकराते हैं तो समस्या सिर्फ फिलीपींस और चीन की नहीं रहेगी, पूरा एशिया पैसिफिक क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आखिर कौन फिलीपींस का साथ दे सकता है? सबसे स्पष्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि फिलीपींस और अमेरिका के बीच औपचारिक आपसी रक्षा संधि है। इसके अलावा दोनों सेनाएं लंबे समय से बालिकातान और अन्य अभ्यासों के माध्यम से एक साथ प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके अलावा एक उन्नत रक्षा सहयोग समझौता या ईडीसीए भी है।
इसके तहत अमेरिकी बल फिलीपींस में कुछ तय किए गए स्थानों का उपयोग प्रशिक्षण, उपकरण और अन्य रक्षा गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन स्थानों का स्वामित्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। ये अभी भी फिलीपींस के बेस ही हैं। लेकिन ईडीसीए से दोनों सेनाओं को आपातकाल के समय ज्यादा तेजी से समन्वय करने में मदद मिलती है। कुछ और देश भी फिलीपींस के करीबी रक्षा साझेदार हैं। इनमें से एक है जापान। पिछले कुछ वर्षों में फिलीपींस और जापान के बीच सैन्य सहयोग और गहरा हुआ है। दोनों देशों के बीच अब पारस्परिक पहुंच समझौता भी है। इसका उद्देश्य बहुत सीधा है। ये जापानी आत्मरक्षा बलों के लिए फिलीपींस में प्रवेश को और आसान बनाता है और फिलीपींस की सेनाएं भी अभ्यास और अन्य तय की गई गतिविधियों के लिए जापान जा सकती हैं। लेकिन फिलीपींस और जापान के बीच ये समझौता आपसी रक्षा संधि नहीं है। इसलिए अगर साउथ चाइना सी में युद्ध होता है तो जापान के लिए फिलीपींस के लिए लड़ना अपने आप अनिवार्य नहीं है। जापान क्या करेगा, ये स्थिति उसके अपने कानून और जापानी सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर फैसला लिया जाए तो यह संभव है कि जापान राजनीतिक समर्थन, खुफिया जानकारी, उपकरण, लॉजिस्टिक्स या अन्य सहायता दे सकता है। फिलीपींस का एक और करीबी साझेदार ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलियाई और फिलीपीन सेना भी नियमित रूप से अभ्यास करती हैं। दोनों देशों के बीच एक समझौता है जिससे उनकी सेनाओं को एक दूसरे के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियां करने की अनुमति मिलती है। लेकिन जापान की तरह अमेरिका फिलीपींस आपसी रक्षा संधि जैसा कोई समझौता नहीं है जिसे अपने आप दोनों देशों की प्रतिबद्धता माना जाए। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से किसी युद्ध में शामिल होगा। यह कारण पर निर्भर करता है, संघर्ष की प्रकृति पर और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के फैसले पर। एक और महत्वपूर्ण बात है, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अभी कुछ सैन्य और समुद्री गतिविधियां मिलकर कर रहे हैं। इसका उद्देश्य उनकी सेनाओं को एक साथ काम करने का अभ्यास कराना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखना है। इसलिए अगर कोई बड़ा संकट आता है तो इन देशों के लिए आपस में समन्वय करना ज्यादा आसान होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चारों देश अपने आप एक साथ युद्ध में कूद पड़ेंगे। तो दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे देशों का क्या होगा? दक्षिण चीन सागर को लेकर वियतनाम की भी चीन के साथ अपनी समस्याएं हैं। वियतनाम भी पैरासेल और स्प्रेटली द्वीपों पर दावा करता है। मलेशिया और ब्रुनेई का भी समुद्र के कुछ हिस्सों पर दावा है। वहीं इंडोनेशिया की चीन के साथ नतूना द्वीपों के पास समुद्री अधिकारों को लेकर विवाद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फिलीपींस और चीन के बीच युद्ध होता है तो ये देश अपने आप फिलीपींस का साथ देंगे। हर देश के अपने अपने हित हैं और उनकी चीन के साथ अपनी अपनी संबंध हैं। और कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का चीन के साथ व्यापार भी बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिए, एक देश फिलीपींस के अंतर्राष्ट्रीय कानून पर रुख का समर्थन कर सकता है, लेकिन वह युद्ध में सैनिक भेजना नहीं चाहता। संभव है कि वे तुरंत किसी का पक्ष लेने के बजाय युद्ध विराम और बातचीत की मांग करें। आसियान भी ऐसा ही है। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक समूह है जो आर्थिक, कूटनीतिक और क्षेत्रीय सुरक्षा में एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन यह नाटो की तरह सैन्य गठबंधन नहीं है। आसियान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर किसी सदस्य पर हमला होता है तो बाकी सभी सदस्य अपने आप युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसलिए अगर दक्षिण चीन सागर में सशस्त्र संघर्ष होता है तो आसियान सबसे पहले युद्ध के फैलाव को रोकने के लिए कूटनीति का सहारा लेगा। अब सवाल है, चीन का साथ कौन दे सकता है? यह भी सावधान रहना जरूरी है। कई मामलों में चीन और रूस के बीच गहरी दोस्ती है। उनकी सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक साझेदारी बहुत मजबूत है। वे नियमित रूप से सैन्य अभ्यास भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस की चीन के लिए दक्षिण चीन सागर में युद्ध में शामिल होने की कोई स्वचालित जिम्मेदारी है। इसलिए यह सोचना सही नहीं है कि अगर फिलीपींस और चीन के बीच युद्ध होता है तो अपने आप चीन और रूस फिलीपींस और अमेरिका के खिलाफ एक साथ हो जाएंगे। असल भू राजनीति इससे कहीं ज्यादा जटिल है। रूस कूटनीति में चीन का समर्थन कर सकता है, आर्थिक या सैन्य सहयोग भी हो सकता है। लेकिन क्या रूस सच में किसी युद्ध में शामिल होगा, ये एक अलग फैसला है। चीन और उत्तर कोरिया के भी करीबी संबंध हैं। दोनों देशों के बीच दोस्ती और आपसी सहायता को लेकर एक पुरानी संधि है। लेकिन यहां भी इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ दक्षिण चीन सागर में समुद्री टकराव होने पर उत्तर कोरिया अपने सैनिक भेज देगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि युद्ध का असली कारण क्या है और उनकी सरकार क्या फैसला लेती है। तो अगर पूछा जाए कि कौन कौन से देश एक दूसरे के साथ हैं, तो सबसे आसान जवाब यह है, फिलीपींस की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका की संधि संबंधी प्रतिबद्धता सबसे स्पष्ट है। जापान और ऑस्ट्रेलिया करीबी रक्षा साझेदार हैं और मदद कर सकते हैं, लेकिन उनका युद्ध में शामिल होना अपने आप नहीं होगा।
वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया का भी साउथ चाइना सी में अपना अपना हित है, लेकिन वे फिलीपींस के लिए लड़ने के लिए बाध्य नहीं हैं। चीन की तरफ देखें तो उसके भी करीबी साझेदार हैं, जैसे कि रूस और उत्तर कोरिया, लेकिन वे देश भी अपने आप शामिल नहीं होंगे। और यहीं पर हम एक बड़ा सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर साउथ चाइना सी में युद्ध हो जाए, सीधे सीधे तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। एक छोटी सी सशस्त्र झड़प अपने आप तीसरा विश्व युद्ध नहीं बन जाती। संभव है कि किसी रीफ या द्वीप पर सीमित लड़ाई हो और फिर दोनों देश रुक जाएं। संभव है कि कोई और सरकार बीच बचाव करे। संभव है कि आपातकालीन बैठक हो। संभव है कि जहाज पीछे हट जाएं ताकि समस्या और न बढ़े। असल में आजकल सैन्य और राजनयिक जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका बड़ा हिस्सा इसीलिए है ताकि बड़ी जंग न हो। लेकिन अगर बार बार तनाव बढ़ता रहा तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी फिलिपीनी जहाज पर हमला हुआ और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने दखल दिया, अगर चीन ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की, और अगर और भी ज्यादा देशों ने अपने सैन्य बल भेजना शुरू कर दिया, वहीं से संघर्ष बढ़ सकता है। और सिर्फ साउथ चाइना सी ही चिंता का विषय नहीं है, ताइवान भी यहाँ के पास है। ताइवान को लेकर भी चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बड़ी तनातनी है। इसलिए अगर साउथ चाइना सी में बड़ा युद्ध हो जाए और साथ ही ताइवान में भी संकट हो, तो हालात को संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। पश्चिमी प्रशांत के कई इलाकों में लड़ाई हो सकती है। जापान भी इससे प्रभावित हो सकता है। इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी प्रभावित हो सकते हैं और खुद फिलीपींस भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ जगहें हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन न्यूक्लियर हथियारों या वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंचने से पहले ही साउथ चाइना सी में एक बड़ी जंग का असर बहुत बड़ा होगा। सबसे पहले है शिपिंग। साउथ चाइना सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है। यहाँ से बहुत सारी कंटेनर शिप्स और टैंकर्स गुजरते हैं, जो तेल, कच्चा माल और प्रोडक्ट्स ले जाते हैं। अगर जंग हो जाती है तो कमर्शियल शिप्स शायद कॉन्फ्लिक्ट एरिया से बचने लगेंगी। कुछ जहाजों का रास्ता और लंबा हो जाएगा। ईंधन और इंश्योरेंस का खर्चा भी बढ़ जाएगा। और जब प्रोडक्ट्स को लाने ले जाने का खर्च बढ़ेगा, तो चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इसका असर सिर्फ फिलीपींस और चीन पर ही नहीं पड़ेगा। जापान, साउथ कोरिया और इंडिया भी प्रभावित हो सकते हैं। ये देश इस क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्भर करते हैं। अगर कच्चा माल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स समय पर नहीं पहुंच पाए, तो फैक्ट्रियों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर टैंकरों में देरी होती है, तो तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। और जब ईंधन महंगा होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन, खाने पीने और बाकी चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। दूसरा है मछली पकड़ना। साउथ चाइना सी के आसपास के देशों में करोड़ों लोग खाने और रोजगार के लिए समुद्र पर निर्भर हैं। अगर इसका कोई हिस्सा युद्ध क्षेत्र बन गया, तो मछुआरे आसानी से बाहर नहीं जा पाएंगे। उनकी आजीविका छिन सकती है। बाजारों में मछली की आपूर्ति भी कम हो सकती है। तीसरा है आम फिलिपिनों पर इसका असर। अगर कोई बड़ा सैन्य संघर्ष होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि फिलीपींस के सभी इलाके युद्ध का मैदान बन जाएंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं, व्यापार धीमा पड़ सकता है, पर्यटन घट सकता है, समस्याएं आ सकती हैं। ये नौकरियों और व्यापार पर भी असर डाल सकता है। और अगर युद्ध सच में बढ़ गया, तो फिलीपींस के सैन्य अड्डे, हवाई अड्डे और बंदरगाह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए यही बड़ी वजह है कि देश उस स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहते। और एक और चीज है जो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच किसी भी युद्ध को और भी खतरनाक बना देती है। दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर समुद्र में गोलीबारी हो जाए तो वे तुरंत परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना बहुत बड़ा कदम है। दोनों देशों को पता है कि अगर परमाणु युद्ध शुरू हो गया, तो ये कहना मुश्किल है कि ये कहां खत्म होगा। इसलिए ज्यादा संभावना है कि वे किसी भी संघर्ष को सीमित रखने की कोशिश पहले करेंगे। असली खतरा गलत आकलन है। इसका मतलब है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की कार्रवाई को गलत समझ सकता है। उदाहरण के लिए, एक देश को लगता है कि कोई सैन्य कदम सिर्फ चेतावनी है, लेकिन दूसरे देश को लगता है कि यह बड़े हमले की तैयारी है, इसलिए वह भी हमला करने की तैयारी करेगा। पहला देश भी यह देखेगा और सोचेगा कि उसकी शंका सही थी। इस तरह युद्ध बढ़ सकता है, भले ही कोई भी देश शुरू में बड़ा युद्ध शुरू करना नहीं चाहता था। इसी वजह से सैन्य और सरकार के बीच संवाद बहुत जरूरी है। जब समुद्र में टकराव होता है, तो जल्दी से पता लगाना चाहिए कि वो दुर्घटना थी या जानबूझकर हमला किया गया था। जब कोई फायरिंग करता है,
तो ये जानना जरूरी है कि क्या ये सिर्फ स्थानीय कमांडर का फैसला था या राष्ट्रीय सरकार का आदेश था, क्योंकि कभी-कभी बातचीत के लिए थोड़ा सा समय ही एक छोटे से हादसे और एक बड़े युद्ध के बीच का फर्क बन सकता है। और इसी वजह से ये सवाल कि कौन जीतेगा इतना आसान नहीं है। चीन बहुत ताकतवर है क्योंकि दक्षिण चीन सागर उसके अपने तट के बहुत करीब है। इसके लिए मुख्य भूमि और उन द्वीपों पर बनाए गए अपने सैन्य अड्डों, लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका भी ताकतवर है समुद्र और आकाश में। इसके पास प्रशांत महासागर में सहयोगियों और सैन्य अड्डों का एक बड़ा नेटवर्क है। और इसके साथ फिलीपींस भी है, जिसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश दक्षिण चीन सागर और ताइवान के बहुत करीब है। इसलिए अगर कोई बड़ा युद्ध होता है तो ऐसा कोई आसान परिदृश्य नहीं है जिसमें एक पक्ष जल्दी जीत जाए। दोनों पक्षों के कई जहाज और विमान खो सकते हैं। संभव है कि हजारों सैनिक मारे जाएं और जब तक कोई स्पष्ट विजेता सामने आए तब तक पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि उस मुकाम तक पहुंचने से कैसे बचा जाए जब उन्हें यह जानना पड़े। इस समय फिलीपींस की रक्षा सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ लगातार मजबूत हो रहा है। इसके साथ ही चीन भी दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी लगातार मजबूत कर रहा है। लेकिन भले ही दोनों पक्षों की सैन्य तैयारियां बढ़ रही हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे युद्ध चाहते हैं। एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे जहाज, सैनिक और प्रतिस्पर्धी दावे हैं, वहां मजबूत सैन्य शक्ति का इस्तेमाल भी दूसरों को हमला करने से रोकने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है आप दुश्मन को दिखाना चाहते हैं कि अगर वह आप पर हमला करेगा तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। समस्या तब होती है जब दोनों पक्ष ऐसा करते हैं, जिससे और भी ज्यादा सैन्य बल आमने सामने आ जाते हैं। इसलिए दक्षिण चीन सागर ऐसा इलाका है जहां देश एक साथ दो काम कर रहे हैं। वे इस संभावना के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कहीं युद्ध हो जाए, लेकिन साथ ही वे युद्ध को होने से रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि शुरुआत से जिन छोटे छोटे द्वीपों और रीफ्स की हमने बात की, वे कितने महत्वपूर्ण हैं। ये इसलिए नहीं कि उनकी जमीन बहुत बड़ी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एक ऐसे समुद्र के बीच में हैं जो व्यापार, भोजन, ऊर्जा और कई देशों की सैन्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन रीफ्स में से किसी एक पर लिया गया एक गलत फैसला शायद एक छोटा सा स्थानीय मामला बनकर रह जाए, लेकिन अगर लगातार गलत फैसले लिए गए तो यह फिलीपींस और चीन को एक बड़े संघर्ष की ओर ले जा सकता है। और चूंकि फिलीपींस का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक संधि है और कई अन्य देशों की इस क्षेत्र में रुचि है, इसका असर दक्षिण चीन सागर से भी आगे तक फैल सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये अपने आप तीसरा विश्व युद्ध बन जाएगा, लेकिन यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर का विवाद इतना गंभीर है, क्योंकि सबसे खराब स्थिति में एक छोटे से रीफ को लेकर साधारण सा झगड़ा दुनिया की कुछ सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियों के बीच टकराव की शुरुआत बन सकता है।